चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि एक देश एक बहुत बड़े मिलेजुले परिवार जैसा होता है और हर परिवार की तरह उसे भी ठीक से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए ही होते हैं ना, है ना। बस एक ऐसी ही रूल बुक होती है जो सबको एक साथ जोड़ कर रखती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत जैसा इतना बड़ा और इतनी विविधताओं से भरा देश आखिर खुद को चलाता कैसे है। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खास दस्तावेज में छुपा है और आज हम उसी किताब के पन्नों को पलटकर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आखिर ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है, मतलब सुप्रीम लॉ। ये वो गाइडबुक है जो बताती है कि सरकारें कैसे बनेंगी, कैसे काम करेंगी और देश को किस दिशा में लेकर जाएंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ना दो शब्दों का फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है। एक होता है संवैधानिक, यानी वो बातें जो सीधे सीधे संविधान की किताब में लिखी हैं, और दूसरा है अतिरिक्त संवैधानिक, मतलब ऐसे कानून जो संविधान में तो नहीं लिखे पर उसके खिलाफ भी नहीं हैं, जैसे कि संसद कोई नया एक्ट पास कर दे। चलिए अब आते हैं अपने देश के संविधान पर, जो अपने आप में सच कहूं तो एक अजूबा है। इसकी कुछ खास बातें इसे दुनिया के बाकी संविधानों से एकदम अलग बनाती हैं। सबसे पहली चीज जो किसी को भी हैरान कर देगी वो है इसका साइज। जब ये बना था ना, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे और आज ये नंबर बढ़कर 460 के भी पार चला गया है। वाकई ये दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। और इसके इतने बड़े साइज और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भाषा की वजह से एक मजेदार किस्सा भी जुड़ा है। ब्रिटिश कानून के जानकार आइवर जेनिंग्स ने तो इसे मजाक में वकीलों का स्वर्ग यानी अ पैराडाइज फॉर लॉयर्स तक कह डाला था। तो सवाल तो बनता है कि आखिर हमारा संविधान इतना बड़ा है क्यों। देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को समेटना था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का असर था, फिर सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए नियम एक ही किताब में डालने थे और हर छोटी बड़ी प्रशासनीय डिटेल को भी इसमें शामिल किया गया। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल ये है कि संविधान पावर को डिवाइड कैसे करता है। इसका जवाब मिलता है संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में। इसी 7th शेड्यूल के अंदर है आर्टिकल 246। यही वो आर्टिकल है जो साफ साफ बताता है कि कौन से मुद्दे पर केंद्र कानून बनाएगा और कौन से मुद्दे पर राज्य। ये हमारे पावर बैलेंस का बेस है। और ये बंटवारा किया गया है 3 लिस्ट्स के जरिए, संघ, राज्य और समवर्ती, यानी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। कह सकते हैं कि यही 3 लिस्ट्स इंडियन गवर्नेंस की बैकबोन है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती हैं। तो देखिए, सिस्टम बहुत सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स। इस पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ संसद का है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेती किसानी जैसे लोकल मुद्दे हैं जिनकी जिम्मेदारी राज्यों की है। और आखिर में है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें शिक्षा, शादी जैसे मुद्दे हैं जिन पर सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अनोखा है। इसे एक कॉमन ग्राउंड या ट्रीटी जोन जैसा समझ सकते हैं। ये वो एरिया है जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों को मिलकर काम करना होता है। इससे सिस्टम में एक जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन ये सारा सिस्टम, ये लिस्ट्स, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखी हुई बातें नहीं हैं। इसके फायदे बहुत प्रैक्टिकल हैं। इससे होता क्या है? सबसे पहले सेंटर और स्टेट्स के बीच झगड़े कम होते हैं क्योंकि सबको अपना काम पता है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तीसरा, राज्यों को अपने लोकल मुद्दों पर फैसले लेने की आज़ादी मिलती है। और सबसे ज़रूरी, नेशनल इश्यूज पर एक मजबूत केंद्र देश को एक रखता है। सब कुछ ठीक लग रहा है ना? है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। सोचने वाली बात यह है कि यह सिस्टम 1950 में डिज़ाइन किया गया था, 70 साल से भी ज़्यादा पुराना। तो क्या जो उस वक्त के लिए सही था वो आज के 21वीं सदी के भारत के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है? और बस यही सवाल हमें ले आता है आज के सबसे बड़े चैलेंज पर। इस पुराने सिस्टम को रिफॉर्म करने की, उसमें सुधार लाने की जो बातचीत चल रही है उस पर आजकल ये मांग काफ़ी जोर पकड़ रही है। आप देखिए, 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने इसके रिव्यू की बात की। राज्य तो हमेशा से ही कह सकते हैं ऐतिहासिक तौर पर ज़्यादा पावर्स मांगते आए हैं, और सच भी है,
1950 से लेकर अब तक देश की ज़रूरतें कितनी बदल गई हैं। वैसे ये बहस कोई नई नहीं है। राज्यों को ज़्यादा अधिकार देने की मांग तो दशकों से उठ रही है। 1969 में तमिलनाडु की राजमन्नार कमेटी ने भी यही कहा था। फिर 1973 में पंजाब का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, उसमें भी यही मांग थी। तो ये जो पावर बैलेंस का सवाल है ना, ये हमेशा से भारत की राजनीति का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि इस बदलते हुए भारत में केंद्र और राज्यों के बीच पावर का ये नाजुक बैलेंस आखिर कैसा होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।